हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज की इस वीडियो में हम लोग सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और ये सिलेबस जो डिस्कस करने वाले हैं वो जो बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर है उनके लिए। ठीक है, बीए एलएलबी अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इंटर क्वालिफाई कर चुके होंगे। और होता ये है कि बच्चे जो इंटर करते हैं ना वो पीसीएम से करते हैं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बीए एलएलबी एक तरीके से उनके लिए कंप्लीटली नया होता है। लेकिन जो बच्चे मान के चलिए आर्ट से किए होते हैं तो वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़े होते हैं, हिस्ट्री पढ़े होते हैं, सोशल साइंस पढ़े होते हैं और सिविक्स जो होता है एज ए पॉलिटिकल साइंस वो सब पढ़े होते हैं। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए तो ज़्यादा नया नहीं होता है। बट अगर आप पीसीएम से किए हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से अगर आप किए हैं 12th और इंटर अगर आपका क्वालिफाई हो चुका है, आप एडमिशन ले चुके हैं, तो ये जो वीडियोस है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्यों हेल्पफुल होने वाली है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बीए एलएलबी का जो कोर्स होता है वो 5 साल का होता है, टोटल 10 सेमेस्टर हमें पढ़ना होता है। तो शुरुआती के टाइम में हमें कुछ बीए के सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं और लास्टली जाकर के हमें जो है लॉ के मैक्सिमम जो भी सब्जेक्ट होते हैं जो कि एलएलबी में हम लोग पढ़ते हैं वो साथ में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये 5 ईयर जो इंटरग्रेटेड प्रोग्राम होता है ना, इसमें हम लोग बीए और एलएलबी दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे यह है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। उनका हो सकता है कि सिलेबस में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, बट बहुत ज़्यादा इधर उधर होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ओवरऑल जितने भी मतलब इंडिया में मोस्टली जितने भी यूनिवर्सिटी में जहाँ पर बीए एलएलबी का प्रोग्राम है, जहाँ से बीए एलएलबी किया जाता है, तो एक तरीके से बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो, जो वहाँ के सभी जो मतलब एक तरीके से मिक्स सिलेबस हम लोग को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं कि ओवरऑल हमें बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना होता है। और जो सिलेबस है, स्पेशली मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा, तो फिर वहाँ पे मैं बताऊंगा कि क्या क्या आपको सारी चीज़ें पढ़नी है पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस है, ये कंप्लीट सिलेबस है। और ये जो कंप्लीट सिलेबस है ये आपका जो है क्या है, कंप्लीट सिलेबस है किसका है, तो बीए एलएलबी का है। किसका है? बीए एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का है। ठीक है, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, लखनऊ, डीडीयू, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, दिल्ली एंड अदर जितने भी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से बीए एलएलबी का प्रोग्राम कराया जाता है, सभी के लिए ये यूजफुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे देखिए, ये है लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस। इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है पहले देख लीजिए। यहाँ पे LB 101, LB 102, 103, 103, 104, 105 और 106, 107। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट देख सकते हैं आप लोग। पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद हिस्ट्री है, इंग्लिश है, सोशियोलॉजी है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, और एक योगा है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस, मतलब स्पेशली मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाऊंगा और भी जो मेंटर्स हैं और भी जो टीचर्स हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो चूंकि हम आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे तो पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़नी है इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फिर हम लोग अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या क्या सिलेबस में रखी है उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखिए सिलेबस में सबसे पहले क्या है, नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, यानी कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसके नेचर्स को हम लोग कंप्लीटली समझने वाले हैं। नेचर को समझने से तात्पर्य ये होता है कि आखिर पॉलिटिकल साइंस का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, दूसरी बात यह है कि क्या पॉलिटिकल जो साइंस है जिसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस कहते हैं वो साइंस है भी या नहीं है। कुछ विद्वान साइंस कहते हैं, कुछ विद्वान साइंस नहीं कहते हैं। तो वो कौन कौन से क्राइटेरियाज बताते हैं जिसके कारण ये प्रूफ हो पाता है कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो साइंस है या फिर साइंस नहीं है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं नेचर। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एक तरीके से कह सकते हैं जो दायरा है पॉलिटिकल साइंस का, मतलब ओवरऑल पॉलिटिकल साइंस का कितना बड़ा दायरा है और पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब यह है जैसे पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम सरकार को पढ़ते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग जो जनता है उसको पढ़ते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो विभिन्न प्रकार के सामाजिक विज्ञान होते हैं उनको भी पढ़ते हैं। ओवरऑल सारी चीज़ें। ठीक है,
इन सभी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस विथ लॉ। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का रिलेशंस लॉ से कैसे है। ठीक है, मतलब लॉ जो होता है, लॉ से पॉलिटिकल साइंस का रिलेशंस कैसे है। और दूसरी बात, मेथड एंड अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यानी कि जो मेथड है और जो अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस का, उसको कैसे हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि उसका अध्ययन कैसे करेंगे, उसको स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है, एक तरीके से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेथड यानी कि वो तरीके, अध्ययन की पद्धति, और साथ ही साथ अप्रोच यानी कि विभिन्न प्रकार के जो उपागम होते हैं ना, ठीक है, उन सभी के बारे में हम लोग कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं, एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक एक चीजें आपको क्लियर कराते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या पढ़ने वाले हम लोग दूसरे यूनिट में पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की परिभाषा क्या है, राज्य के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। ठीक है, राज्य के तत्व बेसिकली 4 होते हैं। डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी बात यही है कि राज्य जो है, राज्य को जैसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात कही है। जैसे कुछ विद्वान ने तो राज्य को एक तरीके से पृथ्वी पर ईश्वर का रूप बता दिया। कुछ विद्वानों ने कहा कि नहीं, राज्य का कोई विशेष मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्य एक तरीके से अमूर्त संस्था है और उसको चलाने वाले जो लोग होते हैं तब जाकर के राज्य चलता है। जैसे राज्य का अपना खुद का कार्य तो होता है, लेकिन वो खुद ही नहीं करते, बल्कि जनता यानी कि जो सरकार होती है वो करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आ गई यहाँ तक की बातें? चलो, यहाँ तक की बातें मुझे लगता है आप सभी बच्चों को समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में 4 एलिमेंट्स हमने पहले ही बताया था। अगर आप मेरी क्लासेस कोई भी कवर किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जो राज्य होते हैं ना, जो राज्य होते हैं इसके 4 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला जो होता है ये होता है आपका लैंड। ठीक है, लैंड्स यानी भूमि। और दूसरा जो होता है पॉपुलेशन यानी कि जनता। ठीक है, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन यानी कि जनता। तीसरी जो होती है वो होती है गवर्नमेंट। क्या होती है? गवर्नमेंट। और चौथी जो होती है वो होती है सॉवरेनिटी। ठीक है, सॉवरेनिटी। ठीक है, सॉवरेनिटी। क्लियर है? सॉवरेनिटी का मतलब एक तरीके से संप्रभुता हम लोग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संप्रभुता। ठीक है, क्लियर है? तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी कि जो स्टेट के उत्पत्ति के सिद्धांत है, डिवाइन फोर्स, उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद यहाँ पे पेट्रियार्कल्स एंड मैट्रियार्कल्स डेवलपमेंट और इवोल्यूशनरीज थ्योरी। ठीक है, मतलब ओवरऑल जितने भी थ्योरी है जिससे ये पता चलता है कि राज्य की उत्पत्ति हुई है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कवर करने वाले हैं भाई? उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ स्टेट एक्शंस, इंडिविजुअल सोशलिस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, यानी कि राज्य के कार्य के क्षेत्र के सिद्धांत, जैसे व्यक्तिवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक की बात है? अब देखिए, ये तो रहा पॉलिटिकल साइंस का मात्र सिलेबस। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे आप डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, लोकतंत्र पढ़ेंगे। ठीक है, लोकतंत्र की अवधारणा को पढ़ेंगे, लोकतंत्र में सफल संचालन की शर्तें यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, कंडीशंस फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्रेसिडेंटल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि अध्यक्षीय शासन पद्धति, संसदात्मक शासन पद्धति, ये भी पढ़ने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर्स एंड जुडिशरी, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका या फिर व्यवस्थापिका। ठीक है, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि एकात्मक और संघात्मक सरकार को भी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में हम लोगों को ये पढ़ना है। ठीक है, यूनिट नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पे सॉवरेनिटी आ जाएगा, यानी कि सॉवरेनिटी की बात अगर हम लोग करें, संप्रभुता का सिद्धांत। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक देखने वाले हैं। जॉन ऑस्टिन ने क्या बताया इसके बारे में, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि लक्षण और जॉन ऑस्टिन की जो संप्रभुता का सिद्धांत है उसको हम लोग देखने वाले हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ देखेंगे, डेफिनेशन एंड रिसोर्स देख लेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, यानी कि जो समता की अवधारणा और स्वतंत्रता की अवधारणा है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। एंड पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, राजनीतिक दल एवं दबाव समूह। ठीक है, प्रेशर ग्रुप का मतलब समझ रहे हो? प्रेशर ग्रुप का मतलब अभी आपको समझ में आ जाएगा। आपने काकरोच जनता पार्टी का नाम सुना होगा, सीजेपी का नाम सुना होगा। इसने धरना दिया, सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, अब इतने बड़े लेवल पे धरना हो गया कि लाखों की संख्या में स्टूडेंट वहां पे पहुंचे, और जब लाखों की संख्या में स्टूडेंट वहां पे पहुंचे तो इन पे एक तरीके से पुलिस के द्वारा
लाठीचार्ज किया गया, ठीक है। तो पुलिस के द्वारा जब लाठीचार्ज किया गया तो जनता और भड़क गई, और जब जनता और भड़क गई तो लास्टली ऑप्शंस क्या बचा, लास्टली ऑप्शन यही बचा कि भाई जनता जो है पुलिस पर अटैक करने लगी। ऐसे सिचुएशन में दोनों में बहुत बड़ा भयंत हो गया। लास्टली क्या हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनको क्या करना पड़ा, रिजाइन देना पड़ा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे समझने की आवश्यकता ये है कि जब उनको रिजाइन देना पड़ा तो ऐसे सिचुएशन में ये जो दबाव बना था सरकार के ऊपर, तो इसी तरीके से ही दबाव समूह होता है, कार्य करता है, और जब दबाव बनता है तो सरकार को कहीं ना कहीं लोग किसी काम को करने के लिए या फिर किसी काम को न करने के लिए जरूर मना लेते हैं। बात समझ में आएगी नहीं, बात समझ में आ गई। तो ये सिलेबस है और इस सिलेबस की सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि और भी सिलेबस हैं, और भी सिलेबस हैं जो कि एक एक करके आपको देखना है। अब और भी सिलेबस होने का मतलब ये है कि आप देखेंगे यहाँ पे इसी तरीके से इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स को डिटेल से भी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हिस्ट्री को भी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इंग्लिश को भी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सोशियोलॉजी को भी डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, योगा, एनसीसी को, इन सभी को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आ सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप 5 साल के लिए BA LLB का कोर्स कर रहे हो तो कुछ सोच समझ के ही तो चूज कर रहे हो। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, ठीक है, और इसमें नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें वही लोग सक्सेस जो पाते हैं जो बोल पाते हैं, ठीक है, और नॉलेज जब रहता है तभी लोग बोल पाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। इसीलिए आपको डिटेल से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है तो आप कैसे पढ़ पाएंगे, उसके लिए ये जो टारगेट सेमेस्टर है वो लेकर के आया है आपके लिए ये बैच, ठीक है। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये है बैच आपका, पेश है सारथी नामक बैच, और सारथी देगा 7 और हर बच्चा करेगा सेमेस्टर में टॉप, और ये हमने करके दिखाया भी है। बहुत से बच्चे सेमेस्टर में टॉप भी किए हैं, ठीक है। अब आपकी बारी है। पेश है सारथी बैच, BA LLB के लिए है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। 100% सिलेबस कवरेज भी होता है, मेंटरशिप भी मिल जाती है आपको, DPP भी मिल जाता है, PYQs मिल जाता है, और 24/7 डाउट सपोर्ट भी मिल जाता है, ठीक है। प्राइस देख सकते हैं, प्राइस केवल और केवल 699 है, केवल और केवल 699 प्राइस है। इतने में आपको इतने सारे सब्जेक्ट, और अभी मैं बता रहा हूँ और भी फीचर्स क्या होने वाले हैं। पूरे इंडिया में, ओवरऑल इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑल यूनिवर्सिटी, ठीक है, अरे ऑल यूनिवर्सिटी, ठीक है, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी के लिए, मतलब एक तरीके से यूजफुल है सभी के लिए। मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने एक बार इस सिलेबस को कवर कर लिया, अगर आपने एक बार टारगेट सेमेस्टर से पढ़ लिया, तो ओवरऑल इंडिया की हर यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसको आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा किसी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से पढ़ा, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा, या फिर अदरवाइज यूनिवर्सिटी से पढ़ा, तो वो बच्चा हमसे ज़्यादा पढ़ा और हमने उसकी अपेक्षा कम पढ़ा। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो इतनी बातें मुझे लगता है आप सभी बच्चों को क्लियर हो चुकी है। अब कंप्लीट सिलेबस आपने देख लिया। इसी तरीके से हिस्ट्री का आप लोग देख लेंगे, इसी तरीके से पॉलिटी का इकोनॉमिक्स का देख लेंगे, ठीक है, और भी सिलेबस वगैरह कंप्लीटली आप लोग देख लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो देखेंगे और भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, कौन कौन से यूनिवर्सिटी डायरेक्टली आप यहाँ पे पा सकते हैं, मतलब ओवरऑल सिलेबस डायरेक्टली मिल सकता है। मैं आपको बता दूँ और भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे है, एक मिनट। हाँ देखिए, DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर, DDU यूनिवर्सिटी गोरखपुर में जो भी चीज़ें हैं, मतलब देखिए कोड नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, 701 है, 702 है, 703, 704, 705 और 706। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, हिस्ट्री पढ़ लेना है, ठीक है, ये भी पढ़ना है। पॉलिटिकल साइंस में वही सारी चीज़ें डिटेल से हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद सोशियोलॉजी पढ़ना है, उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना है, उसके बाद लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है, उसके बाद इंग्लिश पढ़ना है। सब्जेक्ट वही रहते हैं, बस इसका क्रम थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है, क्रम अलग अलग हो सकता है, सीक्वेंस जो है अलग अलग हो सकता है। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़नी वही है, केवल 9-10 का फर्क समझ सकते हैं, 9-10 का अंतर समझ सकते हैं, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, 19-20 का बस फर्क है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया आपका DDU यूनिवर्सिटी, ठीक है। DDU यूनिवर्सिटी के बारे में सभी चीज़ें हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। DDU यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, यहाँ पे इंट्रोडक्शन है, व्हाट इज द पॉलिटिकल साइंस, डेफिनेशंस, एम और स्कोप देख लेंगे, ठीक है। रिलेशन बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, ये उसमें भी था, इसमें भी है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड इट्स एलिमेंट्स, उसमें भी था, इसमें भी है। थ्योरी ऑफ स्टेट, इसको भी पढ़ेंगे। डिवाइन एंड फोर्स थ्योरी, इसको भी पढ़ेंगे।
आइडियलिस्ट थ्योरी इसको भी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इसको भी पढ़ेंगे, इवोल्यूशनरी थ्योरी इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा लिबरलिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी यानी कि व्यक्तिवाद के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे स्वतंत्रता के बारे में यानी कि स्वतंत्रतावाद क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ एनार्किज्म के बारे में भी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। उसके बाद सोशलिज्म्स मीनिंग्स एंड फीचर्स एंड सोशल और सोशलिज्म्स एंड फेमिनिज्म्स इसमें पढ़ेंगे। स्कैंडिनिज्म्स पढ़ेंगे, गिल्ड स्कैंडिनिज्म क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। मार्क्सिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म, हिस्टोरिकल एंड डिक्लेरेशंस मेटलिज्म्स, ठीक है। और साथ ही साथ जो कॉन्सेप्ट और क्लास है, जो क्लास स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रगल मतलब मार्क्सिज्म का जो क्लास स्ट्रगल है, जो कार्ल मार्क्स ने क्लास स्ट्रगल के बारे में बताया था, वर्ग संघर्ष के बारे में बताया था, इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। मेरिट और डिमेरिट ऑफ मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ना है, इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। क्लियर। अब यहाँ पे ये तो सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं, सिलेबस आपका अपलोड कर दिया जाएगा, डिटेल से देख लीजिएगा। मैं चूंकि पॉलिटिकल साइंस बता रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस में क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ाना है, ठीक है। आगे बढ़ जाए तो कौन कौन सी और भी मोस्टली यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये जो सिलेबस है वो बहुत काम आएगा, वो है आपका बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। अगर आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, उसके बाद सोशियोलॉजी, उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिल जाएंगी कंप्लीटली। उसके बाद आप देख सकते हैं ये है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद यानी कि एयू में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश 1 हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिलोसफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, कंप्यूटर हो गया और साथ ही साथ आपका इंग्लिश सेकेंड भी पढ़ने को मिल जाएगा। तो मैक्सिमम चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। पॉलिटिकल साइंस यहाँ पर भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लें अदर यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ पे DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी जो सब्जेक्ट हैं BA LLB, ठीक है। और जो देखिए यहाँ पे है लिबरल डिसिप्लिन आर्ट सब्जेक्ट फॉर BA LLB, वहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये, अरे BA LLB दोनों एक ही है, नहीं ये मुझे लगता है थोड़ा डिफरेंट है, खैर कोई ना। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम एंड लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट CP, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे के सारी क्लासेस आपको टारगेट गुरुकुल ऐप पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और ओवरऑल सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी 100%, कुछ भी कमी नहीं रहेगा। 100% सिलेबस कवरेज की जिम्मेदारी ली गई है और 100% सिलेबस कवर किया जाएगा। इसी तरीके से और भी जो सब्जेक्ट होंगे हर मेंटर, हर टीचर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियोज़ को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने देख लिया सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। रेडी हो जाइए, जितना जल्दी हो सकते हैं बैच को परचेज कर लीजिए, ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी या फिर ये जो सुनहरा मौका आपको मिला है इससे आप वंचित ना रह जाएं, ठीक है। तो आज के वीडियोज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।